हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम बात करने वाले हैं आवर यूनिवर्स के ड्रामा के पार्ट 2 के बारे में। जैसे कि हम देख चुके हैं, ये के ड्रामा है दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बीच, जिनका नेचर भी अलग है और उनके एक्सपीरियंस भी अलग। जहाँ योंगजिन और उसके बहन के रिश्ते बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग थे, वही तायुंग और उसके भाई के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। और क्योंकि उसे अनाथ आश्रम में छोड़ा गया था, उसके ख्याल अपने भाई के बारे में इतने अच्छे और आइडियल नहीं रहे हैं जैसे योंगजिन के अपने बहन के साथ थे। पर लाइफ की कहानी ने उनको मजबूर कर दिया है एक साथ आने का और एक बच्चे की जिम्मेदारी संभालने का। तो आगे क्या होगा, ये देखने के लिए चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि योंगजिन 20 महीने की वोजू को अपने साथ उसके पेरेंट्स के घर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके लिए ये सब बहुत नया है। घर में आसपास घूमते हुए वो उसके कमरे में जाती है जो उसकी बहन ने उसके लिए तैयार करके रखा था। हम देखते हैं कि उसकी बहन ने उसकी बारीकियों पर काम किया है, जिसे देखकर योंगजिन को और गिल्टी फील होने लगता है। उसे पास्ट याद आता है कि कैसे उसने योंगजू को उल्टा बोला था, जैसे वो उसके लिए एक परफेक्ट माहौल देना चाहती है। उसे वहाँ एक सॉरी लिखा हुआ नोट मिलता है। उसकी बहन के साथ स्पेंड किए हुए सारे अच्छे बुरे मोमेंट्स उसे याद आ रहे हैं। तभी उसे बीएस फूड से मैसेज आता है कि वो फर्दर प्रोसेस के लिए ऑफिस आ सकती है और वो रोने लगती है। जैसे ही वो ये मैसेज देखती है, वो टूट जाती है। जिस डिलेमा को उसने संभाले रखा था वो सब बिखर जाता है। हम देखते हैं कि उसे रोता हुआ देख वूजू भी रोने लगा है। दूसरी तरफ तेयुंग अपने दोस्त के यहाँ सोजू की बॉटल्स लेकर आया है। उसका दोस्त उसे पूछता है, कुछ हुआ है क्या? वो कहता है, नहीं, मेरे तरफ से सेलिब्रेशन में लाया हूँ। इस पर उसका दोस्त कहता है, तुम जब डिस्टर्ब होते हो तभी ये सोजू के बॉटल्स लेके आते हो। ये छोटा सा मोमेंट हमें बता देता है कि कैसे हमारी कुछ चीजें बस हमारे जानने वाले बिना कहे नोटिस कर लेते हैं। तेयंग कहता है, मैंने पहली बार उसके बच्चे को वहाँ देखा जो लगभग 20 महीने का होगा। मैं फ्यूनरल में था। सब वहाँ मेरे भाई को अच्छा इंसान कहकर रो रहे थे, जबकि मेरे आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। क्या तुम ठीक हो? पूछने पर वो कहता है, मुझे क्या होगा, मैं तो उसके साथ रहने से ज़्यादा उससे दूर रहा। मुझे बस एक बात समझ नहीं आई, मरने से पहले उसका कॉल आया था जो मैं उठा नहीं पाया। फिर मैंने मैसेज देखा कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता था। वो क्या हो सकता है? हम देखते हैं कि घर आने के बाद भी तेयुंग शांत है और किसी सोच में डूबा हुआ है। अगले दिन सुबह हम योंगजिन को वोजू के साथ देखते हैं, जो बीएस फूड के लिए प्रिपेयर होती दिखाई दे रही है और साइड बाय साइड वोजू को संभालते हुए भी नजर आ रही है। क्या तायुंग ने इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दी है? उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती है। वो कहती है, क्या तुमने अपनी और घर की हालत देखी है? बताओ, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। फिर हम उन दोनों को बात करते देखते हैं। योंगजिन कहती है कि इंटरव्यू के दिन वोजू को कहीं रखना होगा, जिस पर उसकी दोस्त जवाब देती है, मैं कुछ देख लूंगी और उसे संभाल लूंगी। योंगजिन खुश हो जाती है, लेकिन वोजू को संभालते संभालते दोनों थक चुकी है। उसकी दोस्त उसे पूछती है, क्या तुम ये पेरेंटिंग सच में अकेले करने वाली हो? योंगजिन कहती है, छोड़ो उसे, हमें उसकी जरूरत नहीं। एक सीन में हमें तायुंग अपने नए घर की बात करते दिखाई दे रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है बीएस फूड में, जहां हम एक सीनियर को सबको इम्प्रेस करते देख रहे हैं। उसके पास कई लोगों के सीवी आते हैं, जिनमें से एक योंगजिन का होता है। उसका सीवी देखते ही वो खुश हो जाता है, जैसे कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। अब हम योंगजिन को इंटरव्यू के लिए तैयार होते देख रहे हैं। एंड मोमेंट पर उसकी दोस्त का फोन आता है कि वो वोजू को नहीं देख सकती और ऑफिस में अचानक वोजू किसी को संभालने देना मुश्किल हो जाता है। उसे कुछ अलग काम आ गया है जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल है। योंगजिन कई नेबर्स को अप्रोच करती है, अपने बहुत से दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन सब कोई ना कोई वजह बताकर मना कर देते हैं।
अब जब योंगजिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो तायोंग को मैसेज करती है। वो खून का रिश्ता, हाथ का फ्रैक्चर और पुरानी लाइट की वजह से गिरने वाले इंसिडेंट को याद करते हुए कहती है कि हम पहले ही बन चुके हैं। तायोंग ये पढ़ते ही डर कर उसके घर पहुंच जाता है। ये सीन थोड़ा कॉमेडी और इजी गोइंग है। यहाँ योंगजिन उसे इमोशनल होकर मनाने की कोशिश कर रही है कि वो 3 घंटे के लिए उसे संभाले। वोजू भी तुमसे अटैच्ड है, तुम्हारा अच्छा रिलेशन है। ये सब बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। तायोंग को घर पर घूमते वक्त ये एहसास होता है कि योंगजिन ने वोजू को अच्छे से संभाला है और फोटोज उसे बताते हैं कि वो उससे बहुत प्यार भी करती है। अब तायोंग को एक कॉल आता है कि उसे एक फाइल अर्जेंटली भेजनी है, जिसके लिए वो वोजू को उसके घर पे ले जाता है। वो अपने लिए हैमबर्गर और वोजू के लिए फिंगर चिप्स मंगाता है, जो उसे पसंद भी आ जाते हैं। खाते वक्त वो अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, जिसमें वोजू उसे पापा कहकर एड्रेस करते हैं। हम देखते हैं कि योंगजिन ने इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी इमोशनल पिच देकर सबको इम्प्रेस किया है। उसकी बातों में उसके एक्सपीरियंस और फीलिंग्स का सच साफ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायोंग अपने घर और फर्नीचर से जितना अटैच्ड है, वोजू उतना ही सब खराब कर रहा है। तायोंग का क्लीनलीनेस फ्रीक होना और वोजू का कुछ ना समझना, चीज़ों का खराब या मिसप्लेस हो जाना सिचुएशन को मुश्किल बना देता है। तायोंग को गुस्सा आता है क्योंकि वो बाय नेचर ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके साथ घर और इंटीरियर को लेकर ऑब्सेस्ड भी। तायोंग फाइनली फेडअप होकर उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। वो मैसेज कर रहा होता है कि इस बच्चे को संभालना मुझसे नहीं होगा। उतने में वोजू के धक्के से फ़ोन गिर जाता है और उस पर कार चल जाती है। इससे और हैवोक क्रिएट हो जाता है। योंगजिन जैसे ही इंटरव्यू देकर बाहर निकलती है, वो देखती है कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। जैसे ही वो देखती है कि वोजू के सब खाना खराब कर देने से वो भीड़ एक साथ हुई है, वो शॉक हो जाती है। वहाँ तायोंग आता है। वो उसे हनी कहकर एड्रेस करता है, जिससे सबको ये लगे कि ये दोनों कपल हैं। वो मन में कहता है, सिर्फ मैं क्यों ये सब झेलूं, तुम भी झेलो। वहाँ से निकलते ही दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तायोंग कहता है, थैंक यू कहने के बजाय मुझे चिल्ला रही हो। योंगजिन कहती है, क्या तुम पागल हो? तायोंग कहता है, यहाँ विक्टिम बच्चा नहीं है, मैं हूँ। इतने में वोजू गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि वो फाउंटेन्स के बीच खेल रहा है। दोनों उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। उसे पकड़ते पकड़ते दोनों को अच्छा लगता है, जैसे इस सीन में बचपना हो। लेकिन बाहर आते ही तायोंग कहता है, अब तुम ही इसे संभालो, मेरे पास कभी मत आना। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे तायोंग जैसे ही नया फ़ोन लेता है, मैसेज देखकर उसे पता चलता है कि उसके नए घर की हालत खराब हो चुकी है और क्योंकि उसका फ़ोन बंद था, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। वहाँ पानी लीक हो रहा है और उसका काम 1 महीना और आगे बढ़ चुका है। फर्नीचर की डिलीवरी आ रही है, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर ही नहीं। वो अपने ओनर से बात करता है कि क्या 1 महीना एक्सटेंड हो सकता है, पर वो कहती है कि ऑलरेडी नया टेनेंट आ चुका है। ये सब में वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि वो योंगजिन या वोजू से कभी रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि उसके मन में एक आइडिया आ गया है। अगले सीन में वो अपना सारा फर्नीचर ट्रक में लेकर योंगजिन के घर आया है। वो उसे कहता है, मैं यही रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरा फ्लैट अब नहीं रहा, नया घर रहने लायक नहीं है, क्योंकि उसका डैमेज वोजू ने किया। वो उसे सारे वीडियोस और फोटोज दिखाता है, जिस पर योंगजिन मना करती है। लेकिन हम देखते हैं कि सार्केस्टिकली जैसे योंगजिन ने तायोंग, या फिर तुम मेरे रिपेयर और डैमेज का पैसा दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हम देखते हैं कि वो घर पर आना और अपना फर्नीचर सेट करना शुरू कर चुका है। योंगजिन कहती है, तुम लड़के हो और मैं लड़की, हम कैसे एक साथ रह सकते हैं? तायोंग कहता है, क्या तुम मुझे उस नज़र से देखती हो? योंगजिन कहती है, नहीं, तुम मेरे टाइप के नहीं।
जिस पर तायुंग कहता है, ठीक है फिर, मेरे लिए भी तुम सिर्फ वोजू की आंट हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। योंजिन को समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो उठती है, वो नोटिस करती है कि घर बहुत साफ, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है। किचन में खाना तैयार है और रूम में फ्रेग्रेंस आ रही है, जैसे उसका काम हल्का हो गया। हम उसे ये अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते देख रहे हैं, जिस पर उसकी दोस्त कहती है, इतने पिछले ख्यालों में मत रह। वो है तो तेरा काम हो रहा है, तू जॉब कर सकेगी और वो घर संभाल लेगा। तुम बस ऐसे रूममेट रह सकते हो। तुम काम डिवाइड कर लेना और खर्चे आधे, जिससे आसानी होगी और सब ठीक रहेगा। वही तायुंग भी अपने दोस्तों से बात करके बता रहा है कि हम एग्रीमेंट साइन करेंगे, ये मेरी स्ट्रेटजी है। सब रिपेयर कॉस्ट मिलाकर मेरे पास पैसे बचे ही नहीं, सब कॉम्प्लिकेट हो चुका है और फ्री में मैं यही रह सकता हूँ। उसका दोस्त उसे पूछता है, क्या हो अगर तुझे उसके लिए फीलिंग्स आ जाए? तायुंग कहता है, कभी नहीं। वही योंजिन देख रही है कि नैनी रखना भी बहुत कॉस्टली है और चाइल्ड केयर में रखना भी कुछ कम पैसे वाला नहीं है। सब सोच समझकर एक डिसीजन फाइनल होता है, 1 मंथ, उसके आगे नहीं। योंजिन कहती है। ये कहकर वो आईपैड पर एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। सब खर्चे डिवाइड होंगे और साइन होते ही वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और यही एंड होता है हमारे एपिसोड 2 का। हम देखते हैं कि वोजू बहुत ही खुश है और हमें हार्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ड्रामा एक बार बिल्कुल देखने जैसा है, जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। यंग लोगों को बच्चे की जिम्मेदारी का समझ ना होना और उसके बावजूद उनके स्ट्रगल्स और फिर भी संभालने चूज करना बनाया था, वैसे ही और वही डायलॉग बोलकर अब वो इसे मना रहा है। आगे हम देखते हैं कि एकदम सही तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। आगे की कहानी जानते रहने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।